एक वीडियो सोशल मीडिया पर कई दिन से वायरल है, आप लोगों की नज़र ही पड़ा होगा वो। ये वीडियो है भारत के बहुत मशहूर, बहुत मारूफ एक मौलाना महमूद मदनी का। ये देवबंद शरीफ के ज़िम्मेदारों में से हैं। सुनवाते हैं आपको वीडियो में क्या कहा है उन्होंने, पहले सुन लें आप। तो इसका मतलब ये है कि वो ये साबित कर, जब वो ये बात कहता है 15 मिनट के लिए हटा दो। ये अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर के कुछ फरमा रहे हैं, गौर करें। तो इसका मतलब ये है कि वो ये साबित करता है कि हिंदू जो है उसको हम देख लेंगे। तो रजाकारों ने यही सब तो किया था, हैदराबाद का वो पुराना किस्सा है। तो ये तो मुसलमानों, वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम ये कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ है ये बात। जब वो ये बात कहता है 15 मिनट के लिए हटा दो, तो इसका मतलब ये है कि वो ये साबित करता है कि हिंदू जो है उसको हम देख लेंगे। तो ठीक है, ये मौलाना महमूद मदनी साहब फरमा रहे थे। अब इस पर एक बयान असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। रज़ाकार से क्या लेना देना मेरा? वो भी जब सुनवाते हैं। लोग इस बात करते हैं हैदराबाद के, रज़ाकार से क्या लेना देना मेरा? जब लोग इस बात करते हैं हैदराबाद के आइडियोलॉजी ऑफ रज़ाकार, जब लोग बात करते हैं पुलिस एक्शन की, तो उनको चाहिए कि नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में जाकर पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट पढ़े। पंडित सुंदरलाल उस जमाने के बहुत बड़े नेता थे, अ मैन ऑफ ह्यूज इंटीग्रिटी। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा पढ़ तो लो, उसके बाद तुम हमको गाली दो। रज़ाकार से क्या लेना देना मेरा? जब लोग इस बात करते हैं हैदराबाद के आइडियोलॉजी, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब बात कर रहे थे। महमूद मदनी को हम कह रहे हैं दोबारा से सुनवाते हैं, ज़्यादा थोड़ी बड़ी बात है उनकी, तो आप ज़रा सुने गौर से। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या फरमाते हैं वो गौर से कर देखें, सुने आप। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच के बाद अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूँ। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट नहीं दिया। लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं ये महमूद मदनी है, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में बताया, देवबंद शरीफ के ज़िम्मेदारों में से है। असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स को से डिसएग्री करते हैं। हक है हर एक को, किसी से भी एग्री कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है। पर मौलाना ये बता दें
आपने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी बिना पर आपके ऊपर कोई बिलीव करे। 2004 के पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले थे। उत्तर प्रदेश के कई सारे मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले लीडर मौलाना के पास देवबंद गए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अवामी फ्रंट बनाया हुआ था। मौलाना से जाकर के उन्होंने मुलाकात की और कहा कि अवामी फ्रंट की अगुवाई करिए। मौलाना ने कहा, मैं एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूँ और मैं सियासत में मेरा कोई वास्ता नहीं और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और चुनाव के बाद कुछ महीने बाद राष्ट्रीय लोक दल से ये राज्यसभा पहुंच गए थे। ये बड़े मक्कार जालिम किस्म के लोग हैं, बहुत मक्कार और जालिम किस्म के। इनको ये सॉफ्ट टारगेट है एजेंसीज के, डीप स्टेट के। डीप स्टेट हम बहुत बार अपनी बात में इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए ये काम करते। एक वीडियो और है, आपने देखा होगा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत आए हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आगरा समिट वगैरह ये बड़ा पॉपुलर हुआ था। अंजना कश्यप वो कार्यक्रम हो रहा था दिल्ली के अंदर और परवेज मुशर्रफ उसमें मौजूद थे और मौलाना उनसे कहते हैं कि आप जाइए पाकिस्तान को संभालिए, पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में देखिए। फिर ये भी कहते हैं अपनी बातों में, उस प्रोग्राम में नहीं, आमतौर पे मौलवी लोग, कि सारे मुसलमान एक कौम है, कहीं भी पैदा हुआ हो पूरी दुनिया में वो एक कौम है, भाई भाई हैं आपस में। 2019 में इमरान खान ने यूएन में, क्योंकि उसी दौरान धारा 370 भारत से ख़त्म हुई थी, पुलवामा हुआ था, बालाकोट हुआ था और वे पाकिस्तान ने स्ट्राइक की थी, अभिनंदन के पकड़े जाने वाला मामला सामने आया था। उसके बाद इमरान खान यूएन में भारत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी तकरीर करते हैं वहाँ। इमरान खान की तकरीर के अगले दिन ये मौलाना महमूद मदनी को ये पहुँच जाते हैं जिनेवा, और जिनेवा में जाकर के प्रेस वार्ता करते हैं। वहाँ जाकर के इमरान खान को जवाब देते हैं। अभी अपने पैसे से तो गए नहीं थे वहाँ। देवबंद को जो चंदा मिलता है उस पैसे से नहीं गए थे। जैसे तारिक फतेह नाम का बेहुदा किस्म का शख्स था, आप टेलीविज़न पर उसको देखते होंगे आए दिन, अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो बड़ा ख़ास आदमी था भारत में मीडिया का, मुस्तकिल वो भारत ही में नज़र आता था। कौन उठाता था उसका खर्चा? कनाडा से भारत आने जाने का खर्चा कौन देता था? होटल्स में ठहरने का खर्चा कौन दिया करता था उसको? उसके पूरी फैमिली के सारे खर्चे कौन उठाया करता था? ये जो मौलाना है महमूद मदनी, ये बड़े बदमाश लोग हैं। इन्होंने मुस्लिम कौम को बहुत बहकाया। बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे थे ये लोग, और जब 2019 में बाबरी मस्जिद का जजमेंट आने वाला था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तो सभी पक्षकारों को कहा कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, अगर हो जाता है तो। 3 महीने का शायद वक्त दिया था, मुझे ठीक से याद नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का जजमेंट सुनाया था। अब वो वक्त क्यों था जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया था, क्यों दिया था? चीज़ें मैनेज करने के लिए, और ये मैनेज हुए थे मौलाना उस वक्त में। नागपुर के जो कर्ता धर्ता हैं
उनसे झंडे वालान में जाकर के मुलाकातें किया करते थे। अब लेन देन का हमें नहीं मालूम क्या लेन देन हुए थे, लेकिन सेटलमेंट्स हुए थे। इनके लोगों को कहा गया था कि टेलीविज़न चैनल की डिबेट में जब जाएंगे आपके लोग तो उनको क्या बात करनी है, और वो आया करते थे। बहुत सारे मौलवी हजरत मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनलों में वो डिबेट में शामिल हुआ करते थे। वो इनके अपॉइंट किए हुए थे, इनके भेजे हुए थे। ये जिनेवा पहुंचते और इमरान खान को वहाँ से भला बुरा कहते हैं। इमरान खान तुम पाकिस्तान जाओ और पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में देखो, वहाँ की माइनॉरिटीज़ के बारे में देखो, तुम्हें कोई हक हासिल नहीं कि तुम भारत के मुसलमानों की बात करो। ये बदमाश किस्म के लोग हैं महमूद मदनी। एक वीडियो और सुनाते हैं इस मौलाना का, सुने आप थोड़ा सा। अपने डिसीजन से, अपने फैसले से हमें निजाम मुस्तफा के नाम पर बुलाया गया था, ले जाया जा रहा था। कुरान के मुताबिक फैसले होंगे, इस्लामिक स्टेट बनाई जा रही थी, हमने उस आइडिया को रिजेक्ट किया था। हमने निजाम मुस्तफा के आइडिया को रिजेक्ट किया। तो मौलाना ने अभी फरमाया, उसका मतलब ये हुआ हमने निजाम मुस्तफा के आधार पर जो एक स्टेट बनाई जा रही थी पाकिस्तान, हमने उसको रिजेक्ट किया। और सुने, और अगेन रिजेक्ट करते हैं, और अगेन रिजेक्ट करते हैं, फिर रिजेक्ट करते हैं दोबारा, इसको फिर रिजेक्ट करना चाहते हैं। हमारी गलती, मिस्टेक नहीं थी, वो सोचा समझा फैसला था। आज भी अगर हम ये कह रहे हैं तो सोच समझ के कह रहे हैं, हमें फख्र है और हम अपने डिसीजन से, अपने फैसले, फख्र है इनको। ये वीडियो और सुना देते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं महमूद प्राचा, वो मौलाना के बारे में क्या कहते हैं सुन लें आप जरा, बड़ा मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। पत्रकारों को टाइम थोड़ी मिलेगा, दलाल किसको टाइम देगा? दलालों को, क्योंकि दलालों को दलाल ही बुलाते हैं और दलाल ही एक दूसरे की सुनते हैं। लेकिन ये मुसलमानों के नाम पे लीडरशिप करके, इन्हें कुत्ता नहीं पूछेगा कोई, अगर ये रिप्रेजेंट ना कर रहे हो मुसलमानों को, या इतनी बड़ी तंजीमों के हेड ना बन के बैठे हो, जिसमें लोगों जिन तंजीमों को लोगों ने, इनके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने पसीने से ज्यादा अपने खून से सींचा, उस जगह पे बैठे ना, इसलिए इनको कोई कुत्ता नहीं पूछेगा अगर ये उन जगहों पे ना बैठे। मौलाना मदनी को कोई कुत्ता नहीं पूछेगा अगर ये देवबंद शरीफ के जिम्मेदार ना हो, प्राचा साहब का ये कहना है। और सुने, ये सारे क्रिमिनल जो हैं, सारे के सारे क्रिमिनल्स, ये सारे क्रिमिनल्स जो टीवी अपने आप को प्रेस बताते हैं तो सब बेईमान क्रिमिनल्स। ये इनको क्यों बुला के इनके इंटरव्यू लेते हैं, तालियां बजती हैं इनके। मतलब रजत शर्मा के प्रोग्राम में अगर महमूद मदनी के लिए ताली बज रही है तो वो ताली कौन बजाता है? सारे के सारे जो दर्शक आते हैं वो तो आरएसएस के लोग ये खुद ही बुला के लाते हैं। इनसे एक मुद्दा पूछ लो जिसको इन्होंने उठाया हो और अंजाम तक पहुंचाया हो, एक भी नहीं है। पूछे ना इनसे, ये टेस्ट बता रहा हूँ। ये क्या बोलते हैं? मुसलमान खतरे में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ये जुल्म हो रहा है, हम ये कर देंगे। और करते क्या है? जीरो। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पास 1 इंच जमीन का नहीं है, वो कहां से कागज दिखाएंगे? मुसलमानों के ऊपर खतरा नहीं है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर है। और सरकार इनसे ये काम करवा रही है ताकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को ये बोले कि ये मुसलमानों की वजह से हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। ये महमूद मदनी के बारे में, अरशद मदनी के बारे में और उनकी पूरी टीम के बारे में और उनके रहनुमाओं आरएसएस के लोगों के बारे में महमूद प्राचा साहब अभी हम आपको सुनवा रहे थे। टॉपिक तो नेसेसरी है, ऐसे लोगों को कोई भाव नहीं देना चाहिए। मदनी फैमिली जैसे वाहियात फालतू के लोगों को, दे आर द एनिमी ऑफ होल कम्युनिटी। ये मजहब के नाम पर बड़े व्यापारी लोग हैं, बहुत बड़े व्यापारी लोग हैं। चंदा खाते हैं दुनिया भर से इकट्ठा करके, हजारों लाखों कुर्बानियों का पैसा आता है हमारे नाम पर, कर दीजिए 500 ऊँटों की और भेड़ों की कुर्बानियाँ, सब लेकर खा जाते हैं, डका जाते हैं। दुम्बे हो रहे हैं पर डे, और फिर इनको ला करके खड़ा कर दिया था टेलीविज़न चैनलों पर क्या मुसलमानों को जलील करें, नीचा दिखाएं, गालियाँ बकें। क्योंकि आप
देवबंद शरीफ के ठेकेदार हैं, मालिक हैं उसके। जैसे इन्होंने अपने पैसे से उसको बनाया हो। असदुद्दीन ओवैसी से 1000 इख्तलाफात हो सकते हैं। मैंने उस आदमी की पार्टी से चुनाव लड़ा है, मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। जो कैपेबिलिटीज उनके पास हैं, जो सलाहियतें उनके पास हैं, जिन मुद्दों पर जिस सलीके के साथ वो बात कर सकते हैं या करते हैं, पार्लियामेंट हो या मीडिया के सामने, ऐसा मटेरियल है नहीं। होना चाहिए, बहुत होने चाहिए ऐसे लोग। एक ओवैसी साहब से ही अकेले काम नहीं बनने वाला है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों की पैदा की सुखी लाला। मदर इंडिया में अगर आपको याद हो, ये सुखी लाला है। खेत बिरजू का, मेहनत बिरजू की, खाद बीज बिरजू का, फसल काट के कौन खाएगा? सुखी लाला। ये जो महमूद मदनी एंड फैमिली है, ये सुखी लाला है मदर इंडिया का। दूसरों की कमाइयाँ खाए हैं इन लोगों ने, किया कुछ नहीं है किसी के लिए। पूरी बाबरी मस्जिद का तिया पाँचा किया इन लोगों ने, सबने मिल करके मुआहदे किए, मुकमुके किए, खामोशी से रात के अंधेरे में जा जा करके। वो बड़ी एक लंबी दास्तानें हैं। होशियार रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें। ये किसी के भले नहीं है। बिच्छू और सांप जैसे होते हैं, ये उस फितरत के लोग हैं। डंक मारने की आदत में शामिल है, नुकसान पहुंचाना। रामदेव के यहाँ इफ्तार कराएंगे, इफ्तार होगा, पहुंच जाएंगे। कहीं और होगा, वहीं पहुंच जाएंगे। जो इंडियन कॉन्टिनेंट में फ़र्काबंदी है, मसलकी मामलात हैं, वो ऐसे ही लोगों के पैदा किए हुए जन्म दिए हुए हैं। ये देवबंदी है, ये फलाना बंदी है, ये रिजेक्ट करना होगा इन लोगों को। बड़ी तबाही की है इन लोगों ने। अब सिर्फ ज़्यादा नहीं, 80 साल के हिंदुस्तान की तारीख को देखें, इतनी ही वक्त में आप देख लें, और भी बहुत सारे हुए हैं। बड़ी तबाही की है इन लोगों ने। कौम को कभी इन्होंने यूनिटी नहीं सिखाई, दीन के बारे में इन्होंने बातें नहीं की। व्यापारी लोग हैं, चंदा दे दो। नज़र जेबों पे रहती है लोगों की इनके। अलर्ट रहें, रिजेक्ट करें इनको। ज़रूरत है ओवैसी जैसे और ओवैसी जैसे बहुत सारे लोगों की। जो भी है सामने आए, काम करे, मेहनत करे। अब ओवैसी हैदराबाद में ही अकेले रह गए, वहाँ से नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते? ये ओवैसी सोच है। रिजेक्ट नहीं कर सकते उस आदमी को। वो चुनाव नहीं भी जीतेगा, सारी सीटों पे आ जाए, खुद भी हार जाए, तब भी रिजेक्ट नहीं कर सकते आप ओवैसी को। वो आला दर्जे का मटेरियल है। इनसे अलर्ट रहें, ऐसे लोगों से। वाहियात लोग हैं ये, बहुत वाहियात। थोड़ा सा और सुनवाते हैं प्राचा साहब को। मैं क्या बताऊं, ये निजाम मुस्तफा से सीख के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान बनाया, और ये उसी निजाम मुस्तफा को करके मैं इसको दोबारा से कोट करना चाहता हूँ। निजाम मुस्तफा से सीख कर भारत का संविधान बनाया। ये क्या है? भारत के संविधान में इंसान के बराबर है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सब बराबर है, सबके साथ हक होना चाहिए, सब इज्जत से रहने चाहिए। ये निजाम
आपकी समझ में आया? संविधान में सारे लोग बराबर हैं, सबके बराबर अधिकार हैं, यही निज़ाम मुस्तफ़ा है। इक्वलिटी, समाजवाद, यही तो निज़ाम मुस्तफ़ा है। मदनी रियासत, और क्या है? सब आज़ाद हैं, सब बराबर के हकदार हैं, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती जुल्म नहीं हो सकता है मजहब के नाम पर। यही निज़ाम मुस्तफ़ा है, ये भारत का संविधान है। प्राचार्य साहब को और सुने थोड़ा सा, खत्म करते बाद। दुनिया में एक ही सोच है, वो है आरएसएस की सोच। आपने वो वीडियो देखा, क्या लगा? मेरी प्रक्रिया तो वही है जो पहले थी। क्या? मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, लोग अब कहना शुरू कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि देखिए, मेरा किसी से जाती इख्तिलाफ और किसी से। चले हम ख़त्म करते हैं इसको। ये मौलाना बाबरी मस्जिद का भी गुनहगार है, ख्याल रखें आप सब लोग। बड़ी मार पड़ेगी, यकीन जाने। जैसा सुनते हैं कि आखिरत में बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियाँ वाले जा रहे होंगे जहन्नम की तरफ। क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे लोग जा रहे होंगे। हम कहाँ होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे ऐसे तो लोग जा ही रहे होंगे। इनसे अच्छी जगह पर होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। शुक्रिया आप सभी का।